So students, we were talking about nucleophilic substitution and elimination reactions. Elimination reactions को आपने देखा कि elimination reactions में क्या होता है, कैसे होता है ना? चलिए elimination reaction को elaborate करते हैं और इसके अलावा E1 और E2 और E1CV यानी कि E1 means elimination of first order, E2 means elimination of second order and E1 means elimination first order with conjugate base. So now let us discuss about SN1 and SN2 और उसके बाद जब हम SN SN2 डिस्कस कर लेंगे then we will discuss about. चलिए इससे पहले हम एक बात और SN1 SN2 से पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे इसके बारे में, थोड़ा सा इसको बताने से पहले SN1 SN2 का डिस्कस करना चाहूँगा मैं. Let's discuss about SN1 and SN2. बेटा अब हम बात करेंगे सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की और उसी से रिलेटेड सारी बातें डिस्कशन करेंगे. आप अगर मेरी मैकेनिज्म के वीडियोस देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म देखेंगे, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एलिफेटिक में, और एलिफेटिक में जो चीज़ें आपको मिलेंगी या वो एरोमेटिक में हो, कॉन्सेप्ट तो दोनों एक ही होते हैं, बस लिखने का अंदाज बदल जाता है. जैसे हम बात कर रहे हैं SN1 एंड हम बात कर रहे हैं SN2 की, या यहाँ पे हम AR-SN1, या हम बात करें यहाँ पर AR-SN2 की, तो ऐसे लिख देते हैं. बस तो यही होता है, बाकी तो कोई फर्क नहीं होता है. मुझे लगता है मैं सभी कुछ डिस्कशन कर चुका हूँ. एक बार मेरे वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे बेस्ड वीडियोस देख लीजिएगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा. हर तरह का सब्स्टिट्यूशन मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है और सबसे ज़्यादा डिस्कशन अगर कोई किया है तो वो SN1 SN2 का डिस्कशन किया है. फिर से मैं थोड़ा सा इसको आइडिया दे देता हूँ आपको कि देखिए SN1 में जो रेट होता, क्यों इसे वन ऑर्डर कहा जाता है, क्योंकि रेट में जो ये सिर्फ RX पे डिपेंड करता है, उस ग्लिफाइल पर डिपेंड नहीं करता है. जबकि SN2 में जो रेट होती है वो RX यानी कि इलेक्ट्रो इस पे भी सबस्ट्रेट पे भी डिपेंड करती है, और साथ में RX मीन सबस्ट्रेट और साथ में न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करती है. यहाँ पर बेटा एक कोई भी कार्बोकैटायन या कुछ भी इंटरमीडिएट बनते हैं, और इंटरमीडिएट बनते हैं यहाँ पर, ये प्रोसेस इंटरमीडिएट के थ्रू होती है और ये ट्रांजिशन स्टेट्स यहाँ पर क्रिएट होती हैं. यहाँ पर इंटरमीडिएट नहीं बनते, यहाँ ट्रांजिशन स्टेट बनती हैं. ये सब के सब डिस्कशन मैं अपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कर चुका हूँ. यहाँ पर हम लोगों को रीअरेंजमेंट यहाँ पॉसिबल होता है, रीअरेंजमेंट यहाँ पॉसिबल होता है, रीअरेंजमेंट किया जाता है, रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, नो रीअरेंजमेंट, यहाँ पर कोई भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता है. अगर मैं SN1 SN2 को और भी थोड़ा सा डिटेल करूं तो SN1 SN2 को इस तरीके से और बोला जा सकता है कि यहाँ पर आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता है, और यहाँ पर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है. क्योंकि पोलर तो है लेकिन उसके अंदर प्रोटॉन नहीं है. एग्जाम्पल्स में आप लोगों को पता होंगे, सब मैंने वीडियोस एक बार जरूर देख लीजिएगा बहुत डिटेल के लिए. यहाँ पर तो थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू कर रहा हूँ, उसके आगे की चीज़ों पे वर्क करेंगे हम लोग. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है. यू कैन से कि यहाँ पर जो ऑर्डर है रिएक्टिविटी का वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और फिर आपका CH3X होता है. और यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर CH3X की सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है, फिर 1 डिग्री होता है, फिर 2 डिग्री होता है, और 3 डिग्री में तो ये होता ही नहीं है. 3 डिग्री में तो ना के बराबर होता है, 3 डिग्री में मान लो कि होता ही नहीं है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस. ड्यू टू 3 डिग्री में तो होता ही नहीं है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस. स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है 3 डिग्री में, इसलिए 3 डिग्री पर होता ही नहीं है. ये आपका 3 डिग्री पे इस पे होता है, और यहाँ CH3X पे तो ये होता ही नहीं है, ना के बराबर. आप मान लो 3 डिग्री और 1 डिग्री पे होता है, लेकिन CH3X पे आप ये मान लो कि ऐसा होता ही नहीं है. यहाँ पर आपको जो SN1 में या SN2 में आप इसकी बात करोगे तो बेस का ऑलमोस्ट का वो बेस वैसी ही चीज़ें रहती है. थोड़ा सा हल्का सा बेस यहाँ पे, हल्का सा बेस यहाँ पे गाढ़ा होता है, हल्का सा बेस पतला होता है, बाकी कोई बेस में
बहुत बड़े कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ब्रिज हेड कार्बन एटम पे ना तो ये रिएक्ट करता है ना ही ये रिएक्ट करता है, तो ब्रिज हेड कार्बन एटम पे ना तो ये करेगा ना ये करेगा, तो ये दोनों के स्पेशल पॉइंट है। जहाँ तक बात रही इनकी स्टीरियो केमिस्ट्री की, तो स्टीरियो केमिस्ट्री में यहाँ पर अगर जैसे आप सपोज करिए आप कोई स्टीरियो केमिस्ट्री में आपका कोई ऑप्टिकली एक्टिव है वो R है, तो अगर आप उस पर न्यूक्लियोफिलिक SN2 करेंगे तो वो S बन जाएगा, यानी कि इसको मैं कहूंगा वेल्डन इन्वर्जन। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है वो सिर्फ और सिर्फ बैक से होता है। न्यूक्लियोफाइल अटैक ओनली फ्रॉम बैक। न्यूक्लियोफाइल का अटैक ओनली फ्रॉम बैक, सिर्फ बैक से होता है, फ्रंट से नहीं होता है। ऐसा इसलिए होता है। यहां पर बेटा अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और अगर उसमें SN1 कराओ और वहां पर इफ यू आर कोई बेस का यूज कर रहे हो तो वहां पर R और S दोनों के बनने की पॉसिबिलिटी है, यानी कि वहां आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक एंड फ्रंट बोथ, बैक एंड फ्रंट बोथ दोनों ही जगह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक पॉसिबल है। बैक एंड फ्रंट बोथ दोनों ही जगह से न्यूक्लियोफाइल का, बैक एंड फ्रंट, बैक और फ्रंट दोनों ही जगह से न्यूक्लियोफाइल का अटैक पॉसिबल है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे जिन चीजों के बारे में एनसीईआरटी ने जिन अल्कोहल्स और जिन न्यूक्लियोफाइल्स का डिस्कशन किया है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए ये सिंपल सी बात है, ये आपके पास सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपके सामने आया। ये तो होता ही को सब्स्टिट्यूट करेगा न्यूक्लियोफाइल तो उसकी जगह पे ये बन जाएगा और एक्स बाहर निकल जाएगा। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपको बता ही चुका हूँ। ये बताना चाह रहे हैं कि किससे क्या मिलेगा। लाइक जैसे अगर आपने रिएजेंट यूज किया, जैसे आपने रिएजेंट यूज किया RX पे, ये आपका RX है। अब RX पे आप ये रिएजेंट यूज कर रहे हो NaOH या KOH, तो NaOH और KOH से कौन सा न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है? ऑब्वियसली Na प्लस और K प्लस तो अलग ही रहेंगे, तो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है। OH माइनस न्यूक्लियोफाइल मिल रहा है और OH माइनस न्यूक्लियोफाइल मिलेगा तो वो सीधे सीधे X को सब्स्टिट्यूट करेगा और X की जगह पर जाकर लग जाएगा और ROH बना लेगा। ये बताना चाहते हैं। ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है। सवाल उठा कि अगर आपने सिंपली वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट यूज किया, अगर वाटर आपने न्यूक्लियोफाइल यूज किया, वाटर अगर आपने एज ए रिएजेंट यूज किया तो वाटर ही एज ए न्यूक्लियोफाइल होगा। क्योंकि देखो बेटा ऐसा कोई भी कंपाउंड जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट हो, वो न्यूक्लियोफाइल होता है। H2O में देखिएगा आप, H2O कंप्लीट है और उसके अंदर अब सवाल उठा कि वो क्यों न्यूक्लियोफाइल है, तो एक एक चीज की बारीकी मैं आपको बता रहा हूँ। H2O में H2O ही न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि यहाँ पर उसके अंदर देखिए उसका ऑक्टेट कंप्लीट है और उसके पास 2 लोन पेयर्स हैं, जिसकी वजह से वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर सकता है। सवाल उठा सर ये अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह यही न्यूक्लियोफाइल है तो हाउ इट वर्क, तो मैंने कहा बिल्कुल आसानी से वर्क कर सकता है, कोई मसला नहीं है। आप क्या सोच रहे हो X माइनस निकलेगा तो ये कैसे करेगा? इसका तरीका है ये जैसे जैसे पीछे से देखिए ये निकलता जाएगा, ये पीछे से जुड़ता चला जाएगा और फिर इस तरीके से इस O पर प्लस आ जाएगा और H प्लस फाइनली निकल जाएगा और ROH बन जाएगा। सवाल उठा कि सर इसके बारे में थोड़ा सा एलिबोरेट कर दीजिए क्योंकि इसकी मैकेनिज्म हमें थोड़ी क्लियर नहीं हो रही है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर ROH है, RX है और ये आपका वाटर है, दिस इज योर वाटर। तो जरा मुझे बताइए कि अगर यहाँ पर रिएक्शन हो रही है और ये R आपका X है, ये X है और वाटर में क्या होता है? वाटर आपका ये है, ये तो वाटर है। अब अगर वाटर ये है आपका तो टेल मी वन थिंग, ये आपका ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है और अगर ये लोन पेयर आपका इसकी तरफ चला जाए, तो मुझे बताइएगा ये लोन पेयर अगर इसकी तरफ चला जाए, ये लोन पेयर आपका अगर इसका प्लस आएगा और इसमें माइनस आएगा
तो ये इधर से ऐसे 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 जाएगा और ये इधर से ऐसे 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 निकल जाएगा। यानी अगर ये आपका इस पे इधर की तरफ गया तो जो ये बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड ज़रा कैसा होगा ज़रा सोचिएगा। ये प्लस आपका और ये बॉन्ड आपका ऐसे आएगा, ये इस पर माइनस आएगा और इधर ये आपका एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर जब ये माइनस आ जाएगा तो ये एक्स आ जाएगा और ये बॉन्ड जब टूट जाएगा और ये बॉन्ड अगर टूट जाएगा तो ये माइनस लेकर चला जाएगा, ये माइनस लेकर चला जाएगा और फाइनली आपका इस पर से माइनस हट जाएगा और ये प्लस ये एच आपका ऐसे आ जाएगा। जब ये बन जाएगा आप मुझे बताइए क्या ऑक्सीजन फाइनली अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज को रखना पसंद करेगा? नहीं। तो ऑक्सीजन जब फाइनली पॉजिटिव, और यहाँ से ये आपका एक्स माइनस अलग हो चुका है, ऑक्सीजन अपने ऊपर से पॉजिटिव चार्ज को रखना पसंद नहीं करेगा। अल्टीमेटली कुर्बानी कौन देता है? गरीब आदमी। गरीब आदमी यहाँ पर कौन है? H प्लस। तो यहाँ पर ये H इलेक्ट्रॉन इससे अपनी, देखिए ये ऑक्सीजन अपनी इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले लेगा और कहेगा भैया तुम H प्लस, तुम निकल जाओ प्लस के फॉर्म में। H प्लस के फॉर्म में निकल जाता है, H प्लस के फॉर्म में निकल जाता है और ये ROH आपका बन जाएगा। इट विल बी ROH, H प्लस के फॉर्म में बन जाएगा, इट विल बी ROH एंड दिस इज H, यहाँ से निकला ये X माइनस, तो फाइनली आपका एल्कोहल बन गया और फाइनली आपका HX बन गया, है ना। तो ये वो जो रिएक्शन थी जिसमें अल्कोहल उन्होंने सीधे सीधे बना दिया था, उसको एलिबोरेट करने की मैंने कोशिश की कि आप उसको समझ पाए कि क्या होगा। पीछे लग रहा है पॉकेट में। तो हमने इस तरह से अल्कोहल बनाया। अब हम ईथर कैसे बनाएंगे? बहुत ही आसान है ईथर बनाना, वेरी वेरी इजी। आप सब जानते हो जब हम यहाँ पर कोई भी सोडियम एल्कोहल ऑक्साइड, जैसे इसे मैं कहता हूँ, इसका क्या नाम होगा? दिस रिएजेंट इज कॉल्ड एल्कोहल ऑक्साइड, मींस सोडियम एल्कोहल ऑक्साइड। ये एल्कोहल ऑक्साइड यानी कि इसे हम एल्कोहल ऑक्साइड कहते हैं, सोडियम एल्कोहल ऑक्साइड। यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग आपका ये बेस है, ये अच्छा बेस है, बहुत अच्छा बेस, ये बेस बहुत अच्छा बेस माना जाता है। क्योंकि सोडियम में तो देखिए जब भी कभी कोई सोडियम के साथ कुछ ऐसा होता है तो ये अंडरस्टूड होता है कि वहाँ प्लस और माइनस तो है ही है, क्योंकि सोडियम है तो ये मेटेलिक है तो प्लस तो रिप्रेजेंट करेगा ही, और अगर ये प्लस करेगा तो उसको माइनस पे रहना पड़ेगा। इसका मतलब ये सीधे आपको वो OR माइनस मिला, OR डैश माइनस मिला। और आपका रिएक्शन किसके साथ हो रहा था? आपका रिएक्शन हो रहा था RX के साथ। तो RX जब रिएक्शन करेगा RO माइनस के साथ, तो ऑब्वियसली ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि एक माइनस हटेगा दूसरा माइनस लगेगा भाई, एक माइनस हटेगा उसकी जगह पे दूसरा माइनस लगेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दूसरा माइनस लगेगा। और ये किस कैटेगरी का कंपाउंड बन रहा है? ये बन रहा है आपका ईथर। और ये रिएक्शन आपके सामने है कि भाई अगर आपका ये होगा तो ये होगा और ये होगा तो ये होगा। फिर सवाल उठता है कि आखिर NaI से क्या मिलेगा? ये तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। NaI से क्या Na मिलेगा, Na प्लस I माइनस, तो I माइनस वहाँ का एक न्यूक्लियोफाइल आपका सीधे सीधे X को रिप्लेस करेगा, जैसे Br है या Cl है तो उसको रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह पे Ri बना देगा। ये आपने पढ़ा भी होगा, फिंकलिस्टीन रिएक्शन इसको कहते हैं, और ये हमने डिस्कशन भी किया था हैलाइड एक्सचेंज मेथड में। जैसे कि आपने वहां पर देखा, वहां पर आपने देखा कि NH3 देखिए मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताऊं। हम नॉर्मली जैसे मैंने मैकेनिज्म बताई H2O की कि ऐसे ऐसे होता है, पर इतना लोग नहीं बताते, इतना लोग नहीं सोचते। वो पता है क्या सिंपली कह देते हैं, गलत पढ़ा देते हैं। NH3 को सिंपली वो तोड़ देते हैं, वो कहते हैं यार H प्लस में तोड़ लो, NH2 माइनस में तोड़ लो और NH2 को वहां से X को हटा देना और RNH2 बना देना और H प्लस आएगा वो X लग जाएगा, RX लग जाएगा। ये कॉन्सेप्ट दे देते हैं नॉर्मल। तो मैं आपको बताऊं, दिस इज नॉट द कॉन्सेप्ट, दिस इज द ट्रिक। ये ट्रिक है। एक्चुअली क्या है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ट्रिक है। एक्चुअली क्या है, ये NH3 अपने आप में एक न्यूक्लियोफाइल है। जैसे कि आपको भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल हो जिस मॉलिक्यूल का अपना ऑक्टेट कंप्लीट हो लेकिन उसके पास लोन पेयर हो, सो दैट कैन वर्क एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। अब जैसे रीजन क्या होता है इसका कि ये सब इस तरीके से बनाने का, ये सब इस तरीके से रीजन होता है ये बनाने का। जैसे ये देखिए आप, अब हमने दुनिया भर की यहाँ पे मैकेनिज्म H2O के साथ बताई कैसे से होगा, ऐसे होगा। अगर हम एक ट्रिक का यूज करते हैं तो सिंपली यही मेथड, यही चीज हमारे सामने आती। तो वो कॉन्सेप्ट नहीं है, वो ट्रिक है।
ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि भाई RX है, अगर तुम इसमें वाटर को ये कर रहे हो तो इससे H प्लस और OH माइनस ऐसे अलग कर लो और इसको ROH और इससे HX बना लो। ऐसे ही ट्रिक यहाँ भी है, ये NH3 है, चीजें निकाल लो, एक H प्लस एक NH2 और फिर ये HX ऐसे बना लो। ये ट्रिक यहाँ भी बन गई और फिर को सही कंपाउंड भी बना। लेकिन ये मैकेनिज्म नहीं है एक्चुअली, ये इतना है ही नहीं स्ट्रॉन्ग कि ये एसिड ये H प्लस या NH2 माइनस में टूट पाए। ये तो हमारी ट्रिक है कि हम इस तरीके से यूज कर लेते हैं। हाँ, ये अच्छी बात ये है कि हमें प्रोडक्ट वही मिल जाते हैं तो हमारा काम चल जाता है। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछने लगे कि यार NH3 रिएक्ट हुआ था, तो अगर तुमने इस तरह से सीखा है तो तुम्हारे दिमाग में तो यही बात होगी कि NH2 माइनस ने जाके किया था, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करता, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल नहीं, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल NH2 माइनस नहीं है। NaNH2 अगर होता तब न्यूक्लियोफाइल NH2 माइनस, लेकिन NH3 से हमें न्यूक्लियोफाइल NH3 ही यूज करना पड़ेगा। हेलो, मैं क्लास में हूँ। कहाँ? अभी बात करेंगे। हाँ, अभी बात करेंगे। तो बेटा ये बीच बीच में कुछ ज़रूरी फ़ोन आ जाते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। चलिए फिर भी आप अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करिए कि RX है, ये NH3 है, ये आपका NH प्लस है, NH2 माइनस है। अब आपने देखिए कन्फ्यूज़न कहाँ होता है? कन्फ्यूज़न होता है टीचर्स के पढ़ाने में। उन्होंने सिंपली एक ट्रिक के जरिए बता दिया, आपने समझा कि यही न्यूक्लियोफाइल है, पर एक्चुअली ये न्यूक्लियोफाइल है। एक्चुअली ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल नहीं है। ये न्यूक्लियोफाइल पता है कहाँ होता? आपको बता रहा हूँ। अगर आप RX पे NaNH2 की रिएक्शन कराते, NaNH2 सोडामाइड सोडियम अमाइड यानी सोडामाइड या KNH2 की रिएक्शन कराते, तो यहां से जो न्यूक्लियोफाइल मिलता है ना, न्यूक्लियोफाइल होता है NH2, और ये तो बड़ा खतरनाक एलिमिनेशन करा देता है। ये तो एलिमिनेशन करा देता है भाई, बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये सब्स्टिट्यूशन को फेवर नहीं करता, ये तो एलिमिनेशन को फेवर कर देता है। तो यहाँ तो एलिमिनेशन हो जाता। अब क्यों ऐसा हुआ कि हमने यहाँ पे ये यूज किया, वहां पे वो यूज किया? रीजन मैंने अभी अभी बताया था कि जो वीक न्यूक्लियोफाइल होते हैं, मीडियम न्यूक्लियोफाइल होते हैं, वो हमारे सब्स्टिट्यूशन को फेवर करते हैं। तो मुझे यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन कराना है तो मैं ये यूज नहीं करूंगा। अगर ये यूज कर लूंगा तो एलिमिनेशन हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग, तब मैं ये यूज कर रहा हूँ, NH3 कर रहा हूँ। और NH3 का बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट आएगा जैसे कि वहां पर अभी H2O का आपने देखा था ना, बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट आएगा कि X से निकलता गया और ऐसे नाइट्रोजन, ये आपका इसके लोन पे लगते गए, इस पे प्लस इस पे माइनस, ये आता गया। धीरे धीरे ये माइनस लेकर अलग हो जाएगा और ये चीज़ यहाँ की माइनस खत्म हो जाएगी और फाइनली ये आपका RNH3 प्लस बन जाएगा और जिससे फाइनली H प्लस बाहर निकल जाएगा और RNH2 और H प्लस अलग चला जाएगा, क्योंकि H प्लस X माइनस के साथ मिलकर HX बना लेगा। तो एक्चुअली इसकी मैकेनिज्म ये है। अब आप सिंपल से इसे तोड़ के ऐसे बना देते हो, दैट इज ओनली ट्रिक। पर उससे वो ट्रिक आपको कंफ्यूज कर रही है। वो ट्रिक आपको ये बता रही है कि वो NH2 माइनस न्यूक्लियोफाइल है, जबकि बताया आपको NH2 माइनस न्यूक्लियोफाइल तो सब्स्टिट्यूशन को फेवर ही नहीं करेगा, NH2 माइनस तो एलिमिनेशन को फेवर करेगा। ये बहुत बेसिक सी बातें हैं और मैंने कहा बहुत जल्दी गलती होती है सब्स्टिट्यूशन में। तो ये बातें जो बेटा बारीकी से डिस्कस करोगे ना, समझोगे चीज़ों को, तब समझ में आएगा एक्चुअली ऑर्गेनिक क्या है। ऑर्गेनिक आपको नॉर्मली लोग कैसे समझाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, बोले ये रिएक्ट करता है ये बन जाता है, ये रिएक्ट करता है ये बन जाता है। याद कर लो, याद करने के बाद 4 दिन बाद भूल जाओ। कॉन्सेप्ट को समझो, प्रैक्टिस करो, देखते हैं कैसे भूलते हो और देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व नहीं होता है। और यहाँ पे हम बात कर रहे थे NaI का, फिर NH3 का,
RNH2 बनता है बेटा, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट में। देखो यहाँ पर ये भी न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर यही न्यूक्लियोफाइल है, ऑब्वियसली यहाँ पर एक लोन पेयर है ना, तो यही न्यूक्लियोफाइल है। अब रिजल्ट क्या आ रहा था, रिजल्ट तो यही आ रहा था ना कि एक एच था वो जुड़ गया, तो इतना अगर करना प्रोसीजर वही है, एक एच यहाँ भी निकलेगा, जो बचेगा वो जुड़ जाएगा, और जो बचेगा वो जुड़ जाएगा, तो वो कौन बचेगा, वो बचेगा कौन, वो बचेगा NHR इसमें जोड़ दो, वो बचेगा कौन, वो बचेगा NH2 माइनस। लेकिन न्यूक्लियोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल यही है, न्यूक्लियोफाइल नहीं है ये H प्लस हटा के जोड़ते चले जाओ, H प्लस हटा के जोड़ते चले जाओ, H प्लस हटा के जोड़ते चले जाओ भाई। यहाँ पर ये अब समझो, आप जरा यहाँ KCN अगर आप लेते हो तो KCN बिल्कुल KCl की तरह होता है, क्योंकि Cn माइनस जो होता है ना वो हैलाइड C2 हैलाइडाइन होता है। Cn माइनस जो आप यहाँ से लेके चलोगे तो ये आपको यहाँ से जो न्यूक्लियोफाइल मिलेगा वो Cn माइनस होगा, वो न्यूक्लियोफाइल Cn माइनस होगा। सीधे RX को Cn माइनस ऐसे चेंज करेगा, ये हटेगा और RCN बन जाएगा, उसमें कोई भी मसला नहीं होगा। इसीलिए देखिए सीधा सीधा बना। लेकिन अगर अच्छा ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ये हुआ क्योंकि ये मेटल है, इससे प्लस और माइनस इजीली अलग हो जाएगा, इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर Cn माइनस आया, Cn माइनस आया, समझ गए। अच्छा ये बहुत स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल तो है नहीं जो आपके एलिमिनेशन को फेवर कर जाए भाई, ये तो Cl माइनस Vr माइनस इन सब की कैटेगरी का है। तो अब बात आती है AgCN की। AgCN में देखो, AgCN Ag प्लस और Cn माइनस की फॉर्म में नहीं टूट पाता है, क्योंकि Ag प्लस तो उतना ज्यादा मेटेलिक, इतना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट तो है, लेकिन वो पॉजिटिव के फॉर्म में तुरंत नहीं रह पाता, उसका ऐसा बॉन्ड, इतना खतरनाक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड नहीं बनता है, खतरनाक आयनिक बॉन्ड नहीं बनता जितना कि K बनाता है, क्योंकि सिल्वर तो आपका बहुत ही कोवलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होता है उसके आयनिक बॉन्ड में, तो इसलिए वो AgCN एज ए न्यूक्लियोफाइल ही रहता है। यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि ये न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन यहाँ AgCN से Cn माइनस अगर आपने तोड़ के बनाने की कोशिश करी तो सब गलती कर दोगे, सब गलत हो जाएगा। तो समझिए कि कहाँ पे क्या न्यूक्लियोफाइल है। CN में AgCN ही न्यूक्लियोफाइल है, और किसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल है आपको पता है, कैंडिडेट Ag। अब सवाल उठा कि सर ये तो आपका उल्टा बन गया, अब याद करते फिरते हो, इसमें सीधा बनता है, इसमें उल्टा बनता है, इसमें सीधा बनता है, इसमें उल्टा बनता है। अरे याद क्यों कर रहे हो भाई, याद ही मत करो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जब यहाँ Ag से C जुड़ा था तो AgCN था, और ये जब RX से आप रिलेट करोगे तो ये उससे ऐसे थोड़ी ना जुड़ेगा। RX से जब आप इसको रिलेट करोगे तो देखो ये कैसे जुड़ेगा, RX से, और ये AgCN है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर इसका कहाँ पर है, इसका यहाँ पर है, तो ये कैसे जुड़ेगा, ये तो उल्टा करके जुड़ेगा, यानी कि RX ऐसे टूटता चला जाएगा, और यहाँ से नाइट्रोजन ऐसे जुड़ेगा, और फिर आपका नाइट्रोजन, ये आपका प्लस C, और ये आपका Ag है ना। इस तरीके से चीजें होंगी। तो जब इस तरीके से होंगी और ये फाइनली ये निकलेगा, ये फाइनली ये निकलेगा, तो बनेगा क्या है, बनेगा RNC। R से कौन जुड़ा है, N जुड़ा है कि C जुड़ा है, यस समझ गए शायद। जैसे जैसे यहाँ पे ये बॉन्ड टूटता जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास मिलती जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ से RNC के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसी मिलती जाएगी, प्लस माइनस होता चला जाएगा, और फाइनली RNC बन जाएगा। हम फिर से आते और उनको समझाते हैं कहाँ पर क्या पॉसिबल है। देखिए यहाँ पर RNC आपका बन गया, AgN बन गया, AgNO बन गया, बिल्कुल सेम फंडा है यहीं पर। KNO2 में जो आपको सीधे सीधे आपको इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल मिलेगा, ये न्यूक्लियोफाइल आपका किसकी वजह से मिलेगा, KNO2 माइनस। यहाँ पे ये माइनस आएगा, ये पूरा दिखा भी नहीं रहे, दिस विल बी KNO2 माइनस, ये लोन पेयर होंगे। अब जब KNO2 माइनस और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम कर रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह ये काम कर रहा है, तो जब न्यूक्लियोफाइल की तरह ये काम कर रहा है, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ये है ना, अच्छा एक नॉर्मल इलेक्ट्रोफाइल, एक नॉर्मल लोन पेयर का न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, और एक नेगेटिव चार्ज का न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो बताइए कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर स्ट्रॉन्गर होगा, ये वाला ना। तो जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा वही तो अटैक करेगा, तो ये वाला R पे अटैक करेगा, मतलब ये RX है, तो ये जो ये वाला सेंटर है ना, ये वाला सेंटर जाकर
पीछे से अटैक करेगा। जब पीछे से अटैक करेगा तो क्या बनेगा, RONO, 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 समझ गए होंगे, है ना। AgNO2 में ये पूरा की पूरा न्यूक्लियोफाइल है। AgNO2 में जब ये पूरा की पूरा न्यूक्लियोफाइल है बेटा, तो आप यहाँ पे बात कर सकते हो कि कैसे, तो यहाँ से शुरुआत होगी। देखिए कैसे टूटेगा ये NO2 माइनस, उस फॉर्म में आपको उल्टा दिखाई देगा RNO2। बिल्कुल इसी तरीके से सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में तो Ag निकल जाएगा, और जो नेगेटिव पार्ट बनेगा वो इसका कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा, और वो कार्बोक्सिलेट आयन आपका सिंपली X को रिप्लेस कर देगा, और X को रिप्लेस करके आपका X यहाँ से हट जाएगा, और उसकी जगह पे ये लग जाएगा, तो ये ईस्टर बन जाएगा। देखा आपने, ईस्टर बन गया। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या प्रोवाइड करता है भाई, H माइनस, ये H माइनस दिखाना चाहिए था ना, H दिखा रहा है। हाइड्राइड आयन प्रोवाइड करता है ये। जब हाइड्राइड आयन प्रोवाइड करेगा तो हाइड्राइड आयन तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, पता है आपको, इनका न्यूक्लियोफाइल एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। तो ये क्या करता है, X को हटा देता है, और X को हटाते ही, जैसे अगर आप ये आपका X को हटा देता है, हाइड्राइड आयन, जैसे आप इसकी बात करो RX, ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लो, तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड प्रोवाइडेड H माइनस, तो ये H माइनस क्या करेगा, ये H माइनस इस X माइनस को रिप्लेस कर देगा, क्या बना लेगा, RH बना लेगा। अगर कोई RX, मान लीजिए अगर कोई, इफ एनी RX is reacting with such metal which is associated with M, यानी कोई मेटल है, तो ऑब्वियसली मेटल पॉजिटिव पे होगा, और ये यहाँ से मिलेगा R डैश, तो R डैश माइनस X माइनस को रिप्लेस कर देगा, एंड इट बिकम्स R डैश माइनस R डैश, तो इट बिकम्स बिगर एल्केन, एक बड़ी एल्केन मिल गई, डबल एल्केन मिल गई, है ना। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको याद होगा कि जब हमने RX का यूज किया था, और सोडियम एंड ड्राई था यूज करते थे, विल्किंसन, है ना, RR बनता था, ये सब एल्किल हैलाइड से ये सब चीजें बनी थी, तो ये ऐसे ही तो बनी। So this was basically major kind of nuclear. अभी आपने देखा ये वाला देखा था, इस वाले में आपने क्या देखा, इस वाले में एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ये था, और एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर ये था, तो इसका मतलब कोई ऐसा हो कि एक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हो कहीं पर, सो दैट इज कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, है ना, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। देखिए दिस इज कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, इसको हम एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कह सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, CN minus or NC minus linking through this structure. जो रिएक्शंस आप कर रहे थे, ये रिएक्शंस दो तरह से प्रोसीड कर रही थी, जितनी भी रिएक्शन हमने स्टडी करी थी, ये R पे डिपेंड करेगा ये कैसे प्रोसीड कर रही हैं, या तो वो SN2 होगी या वो SN1 होगी। चलिए अगर ये SN2 होती तो इसकी कहानी क्या है, इसकी मैकेनिज्म क्या है। ऑल्दो आई हैव डिस्कस ऑल द थिंग्स, मैं सब कुछ आपका डिस्कशन कर चुका हूँ। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अगर आप SN2 के वीडियोस को देखेंगे तो आपको ये पूरा देखने को मिलेगा, लेकिन फिर भी चलिए एलोबरेट कर देता हूँ एक बार और। वंस मोर रिएक्शन को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे क्या हो रहा है।
और क्यों ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। देखिए जैसे मान लीजिए कोई एक आपने दिस इज योर CH3Cl, यानी कि ये आपका सबस्ट्रेट है, ये दिस इज योर सबस्ट्रेट एंड दिस इज योर बेस, ये न्यूक्लियोफाइल, ये आपका। अब होता क्या है, चाहता क्या है, ये क्यों ऐसा कर रहा है, चाहता ये जो बेस है ये इस कार्बन से दोस्ती करना चाहता है, पर ये कार्बन ऑलरेडी एक न्यूक्लियोफाइल से दोस्ती करे हुए है और ये कह रहा है कि जब तक इसकी दोस्ती है तब तक मैं तुमसे दोस्ती नहीं कर सकता। अब इस बेस के पास दो रास्ते थे, या तो ये इंतजार करता कि यार इंतजार करो, देखो जब इनकी दोस्ती टूटेगी तब हम इंतजार करेंगे, इंतजार करके फिर जब ये कार्बोकैटायन हो जाए, परेशान हो जाएगा और रिलैक्स हो जाएगा तब हम इनके पास जाकर अपना प्रपोजल रखेंगे। एक रास्ता ये था, सच्चाई का रास्ता, ईमानदारी का रास्ता, जो कि आज के जमाने में इतना पेशेंस किसी के अंदर नहीं है, गलत रास्ता अपनाना शुरू कर देते हैं। ज्यादातर लोग गलत रास्ते अपनाते हैं, इसलिए SN2 ज्यादातर रिएक्शन पाई जाती है, क्योंकि लाइफ इज केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री इज लाइफ। तो होता क्या है बेसिकली, फिर ये सोचता है यार दूसरा रास्ता क्या है। एक दूसरा रास्ता उसे ये नजर आया कि इसी तरीके से अगर इस कार्बन के मैं कान भरूं, बैक बैटिंग करूं, तो इस कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड में एक दरार पड़ेगी, इसकी दोस्ती में एक दरार पड़ेगी। तो ये बैक से उसकी बैक बैटिंग करना शुरू कर देता है और उसको धीरे धीरे करके उसके कान भरता रहता है। ये बैक से हमेशा ऐसी, हमेशा याद रखो, किसी के सामने तो उसकी बुराई करोगे नहीं, इसके सामने से तुम अटैक करो, तो उसके तो पीछे से अटैक कर सकते हो ना। दैट्स वाई बैक बैटिंग होती है, इसलिए यहाँ पर SN2 हमेशा न्यूक्लियोफाइल इसमें बैक से अटैक करता है। रीजन क्या है, सामने खुलकर किसी की बुराई करोगे क्या, पीछे से आके बैक बुराई करोगे, पीछे से आके यहाँ पर बैक बैटिंग करता है। और बैक बैटिंग करने के बाद इसके कान में कहीं ना कहीं, अगर आप किसी से बार बार कोई किसी के बारे में बोलते रहो ना कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत, तो लग ही जाता है कि हाँ यार ये आदमी गलत ही है, और कुछ गलतियां दिखने भी लगती हैं। याद रखिएगा, हजरत अली का फरमान है कि अगर किसी से दोस्ती करनी है तो उसकी बुराइयों को दफन करके उससे दोस्ती कर सकते हो। तो क्या होता है, हम बुराइयों को दफन करके किसी की दोस्ती करते हैं क्योंकि हम उसमें ध्यान नहीं देते हैं। बुराइयां सब में हैं, ऐसा नहीं है कि अगर वो हमारा दोस्त है तो उसमें बुराइयां हैं, पर हमारा ध्यान उसकी बुराइयों पर नहीं है, उसकी अच्छाइयों पर है। दैट्स वाई ही इज माई फ्रेंड। लेकिन अगर सोचो तो बुराई तो सब में है। अब सवाल इस बात का उठता है, अगर कोई एक बंदा ऐसा मिल जाए उसकी बुराइयां दिखाता रहे तो उसकी बुराइयां तुम्हें दिखने भी लगेंगी। ऑब्वियसली बुराइयां तो सब में होती ही हैं, कमियां तो सब में होती ही हैं। कोई है ना, इंसान है तो उसमें कमियां भी होंगी, तो कमियां सब में होती हैं। अब उन कमियों को अगर फिर वो उसकी बुराइयां दिखाता रहेगा लगातार, उसकी बुराइयां, तो आपको जब बुराइयां दिखाता रहेगा तो आपको धीरे धीरे करके उसकी बुराइयां दिखने लगेंगी, ध्यान हटने लगेगा। हम जिस चीज को जैसे देखते हैं हमें वो चीज वैसी नजर आती है। पानी तो भरा था आधा ही गिलास ना, अब नजरिया है कि आधा भरा है या आधा खाली है। किसी ने कहा आधा गिलास खाली है ये, तो उसका नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। किसी ने कहा आधा गिलास भरा है, तो उसका पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये तो आपके देखने का नजरिया है। गिलास तो पानी आधा ही है, अब भरा कहो या खाली कहो ये तुम्हारी मर्जी है। पॉजिटिव सोचो या नेगेटिव सोचो ये तुम्हारी मर्जी है। दोस्ती होती है तो पॉजिटिव सोचते हैं। किसी दोस्त के घर गए, उसने कहा आधा गिलास दे दे, मैं अधूरा पानी भर के, या चलो आधा ही गिलास दिया, भरा हुआ है पानी, हाँ ठीक। किसी दुश्मन के घर गए, पानी तक नहीं पिलाया, आधा गिलास खाली था। तो इस बात पर डिपेंड करता है कि हम किसके साथ किस तरीके का नजरिया रखते हैं। तो यहाँ पे धीरे को लगने लगा इसके अंदर भी कुछ कमियां हैं, तो इसका बॉन्ड टूटने लगा। अब जब ये बॉन्ड टूटने लगा तो जो इसके कान भर रहा था, इसको अच्छा आदमी है, कम से कम मुझे किसी की हकीकत बता रहा है। तो ये वो पोजीशन है जिस पोजीशन को हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट किसी भी इंसान की जिंदगी की वो अवस्था होती है जिसमें वो दो तीन चीजों के फेज से गुजर रहा होता है। पहली चीजें भी कुछ होती हैं और पुरानी चीजें भी कुछ होती हैं, पुरानी चीजें भी कुछ होती हैं और नई चीजें भी कुछ होती हैं। और एक ऐसा वक्त होता है जब पुरानी और नई चीजें दोनों एक जगह पर होती हैं, तो उसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। फिर धीरे धीरे करके पुरानी चीजें हट जाती हैं, नई चीजें आ जाती हैं, वो एक नया रूप आ जाता है, फिर ट्रांजिशन स्टेट ये बन जाती है। इस ट्रांजिशन स्टेट को कौन कौन सपोर्ट करता है? इस ट्रांजिशन स्टेट का फेवर करता है माइनस आई ग्रुप। याद रखिएगा, जितना भी स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप यहाँ कहीं पे भी लगा होगा वो इसको फेवर, इस ट्रांजिशन स्टेट को जितना भी कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगा वो इसको फेवर करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को। क्योंकि जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी इस ट्रांजिशन स्टेट की होगी, इस रिएक्शन की रेट, इस रिएक्शन की स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी
और फाइनली Cl माइनस वहां से निकल गया, Cl माइनस वहां से निकल गया और ये फाइनली आपका एल्कोहल बन गया। याद रखिएगा अगर आप यहाँ पर कहीं पर R लेते तो ये क्या बनता, ये S बनता। दैट्स व्हाई SN2 में स्टीरियोकेमिस्ट्री कही जाती है कि वेल्डन इन्वर्जन हमें मिलता है। मुझे लगता है इतना ज़्यादा चीज़ें मैंने एलिबरेट कर दी हैं कि और कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं। उन्होंने एवब रिएक्शन को समझाने की कोशिश करी है, कुछ भी करे, लेकिन जो चीज़ें हमने एक बार बोल दी तो वो ठीक है, अच्छी बात है। देखिए यही बताना चाहते हैं, ये था पीछे से मॉलिक्यूल आया, उसने जिस समय उसी समय ये हट रहा था, ये पीछे से जुड़ रहा था, एक वक्त ऐसा आया कि ये फिर हट गया और ये फाइनली जुड़ गया। तो हम लोग डिस्कशन कर चुके, कोशिश कर रहे हैं ये लोग भी समझाने की, लेकिन हमने आपको मुझे लगता है कोई भी पॉइंट यहाँ पे नहीं छोड़ा जिसको मैं और एलिबरेट करूँ। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी मैं डिस्कशन आपसे कर ही चुका हूँ, है ना। कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन मिलेंगी वो एक दूसरे की मिरर इमेज होंगी, और एक दूसरे की मिरर इमेज होगी, यानी एनेंशियोमर होंगे, और एनेंशियोमर होंगे तो एक R होगा और एक S होगा। तो ये दोनों की एक दूसरे के एनेंशियोमर्स होते हैं, ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती है। एनेंशियोमर कौन होते हैं, सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती हैं। SN2 के लिए मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, टर्शियरी हैलाइड आर द लीस्ट रिएक्टिव बिकॉज बल्की ग्रुप्स आर अप्रोचिंग देयर। मैंने पहले बता दिया था कि SN2 के लिए जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी है CH3X की, उसके बाद रिएक्टिविटी है 1 डिग्री RX की, उसके बाद रिएक्टिविटी है 2 डिग्री RX की, और उसके बाद 3 डिग्री तो आप मतलब बिल्कुल लीस्ट मान लीजिए, आप लीस्ट मान लीजिए बिल्कुल ना। रीज़न क्या है, अभी भी मैंने बताया था कि स्टेरिक हिंड्रेंस, ट्रांजिशन स्टेट जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, और याद रखिएगा स्टेरिक हिंड्रेंस बल्कि के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बल्कीनेस ऑफ ग्रुप, बल्की ग्रुप, बल्कीनेस ऑफ ग्रुप, ये बल्कीनेस ऑफ ग्रुप। ग्रुप जितना बल्की होगा उतना ही ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, जितना ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा उतना ही कम स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। जितनी कम स्टेबिलिटी होगी ट्रांजिशन स्टेट की, उतनी ही कम रेट होगी, उतनी ही कम रेट होगी, यानी रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ SN2। तो SN2 की रेट स्टेरिक हिंड्रेंस के उल्टा काम करती है, और उल्टा कैसे, बल्कीनेस जितना बड़ा होगा रेट उतनी ही कम होगी। इसलिए देखिए बल्कीनेस जैसे जैसे बढ़ती जा रही है रेट कम होती जा रही है। You can understand easily, यहाँ पर आपका जैसे ये पहले सिंपली आपका CH3X था, वही बात इन्होंने यहाँ पे एलाबोरेट की है, फिर से समझिए, कोई बात नहीं अच्छे से, और अगर कोई डायग्राम हमें मिल रहा है तो हम उसको अच्छे से भी और समझा सकते हैं। RCH2X यानी कि CH3CH2X पर आया तो देखिए एक बल्कि ग्रुप बढ़ा, कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे तो रेट बड़ी अच्छी है, तो यहाँ रेट कितनी है, 30 टाइम्स रेट है, ओ माय गॉड। फिर एक मिथाइल ग्रुप बढ़ा तो बल्कीनेस आ गई, बल्कीनेस आ गई तो फिर न्यूक्लियोफाइल के लिए जगह कम हो गई, लेकिन फिर भी चलो ठीक रहा। अभी एक चीज और आपको यहीं पे बताऊंगा मैं, 2 डिग्री जब आ गया तो और मुश्किल हो गया, 2 डिग्री आ गया तो और मुश्किल हो गया।
और 3 डिग्री आ गया तो देखिए पॉसिबिलिटी 0 हो गई, इसीलिए कहा जाता है कि 3 डिग्री RX में बिल्कुल लिस्ट है। आप 3 डिग्री RX की तो बात ही मत करिए। सवाल उठा क्या 1 डिग्री RX सर हमेशा SN2 दे सकता है? 1 डिग्री RX क्या हमेशा SN2 दे सकता है? तो मैंने कहा 1 डिग्री केवल SN2 तभी दे सकता है जब उसका बीटा कार्बन 3 डिग्री, जब उसका बीटा कार्बन 3 डिग्री हो, तभी देगा जब बीटा कार्बन भी आपका वहां पे 2 डिग्री हो। अगर 3 डिग्री या 4 डिग्री हुआ तो वो SN1 की जगह, SN2 की जगह SN1 देगा। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं, तो यहाँ पर इन चीज़ों को समझा। इससे पहले कि मैं SN1 पे जाऊं, मैं आपको और डिटेल करना चाहता हूं कि 1 डिग्री RX क्या हमेशा SN2 दे सकता है? क्या 2 डिग्री RX हमेशा SN2 दे सकता है? देखा आपने कितनी कम पॉसिबिलिटी है। चलो हम 1 डिग्री RX को मान भी ले, ठीक है। तो इसकी भी लिमिटेशंस है कि ये हमेशा 1 डिग्री RX SN2 नहीं दे सकता। मैं बता रहा हूँ कौन सा 1 डिग्री RX SN2 दे सकता है। 1 डिग्री RX, 1 degree RX, what will be 1 degree RX? 1 degree RX means CH3, CH2, X। ये आपका 1 डिग्री, 1 डिग्री पर ये जुड़ा हुआ है, डिग्री RX हो गया। ये इसका अल्फा है और ये इसका बीटा कार्बन है। यहाँ पर बीटा भी आपका 1 डिग्री है, बीटा भी 1 डिग्री है। तो इस सिचुएशन पर ये आपका इजीली SN2 को फेवर करेगा, SN1 को फेवर नहीं करेगा। लेकिन अगर यही 1 डिग्री RX, ये 1 डिग्री RX है, ये अब भी तो लेकिन अगर इसका ऐसा है, कार्बन 2 डिग्री है, तब ये SN1 और SN2 थोड़ा बहुत, ये थोड़ा थोड़ा दोनों दे सकता है। लेकिन अगर इसका बीटा कार्बन 3 डिग्री है, लेकिन अगर इसका बीटा कार्बन 3 डिग्री है, लेकिन अगर इसका बीटा कार्बन 3 डिग्री है या 4 डिग्री है, अब ये भी 1 डिग्री RX है, लेकिन ये आपका बीटा कार्बन आपका 3 डिग्री है। सो ये आपका अब SN2 नहीं देगा, बल्कि SN1 देना पसंद करेगा। यही 1 डिग्री RX का अगर बीटा कार्बन 4 डिग्री होता, डिग्री RX है, लेकिन ये आपका बीटा कार्बन है, ये अल्फा हो गया। बीटा कार्बन यहाँ पे 4 डिग्री है, तो ये आपका SN1 देगा, SN2 नहीं देगा। ऑल्दो ये 1 डिग्री RX है, तो ऐसा मत कह देना कि 1 डिग्री RX हमेशा देता है। कंडीशनल है कि 1 डिग्री RX कब दे सकता है। बीटा और गामा के बीच में अगर डबल बॉन्ड है, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो इट गिव्स ओनली SN1, SN2 नहीं देता है। एक बात और आपको बता दूं, एक और स्पेशल पॉइंट आपको बता दूं कि अगर ये आपका 1 डिग्री RX है और यहाँ पर इसका बीटा है और यहाँ पर ये इसका गामा है, ये इसका बीटा है, ये इसका गामा है, एंड बीटा एंड कार्बन इज डबली बॉन्डेड, pi bond present in beta and double pi bond present in beta and gamma, so it gives only SN1, SN2 नहीं देता है। और SN 2 डिग्री RX में तो बड़ी लिमिटेशन है। 2 डिग्री RX की कहानी अगर बताएं
2 डिग्री आर एक्स, 2 डिग्री आर एक्स की तो बड़ी लिमिटेशन है। SN1 की बात और डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट थोड़ी देर बात करेंगे। 2 डिग्री आर एक्स की बात करें, मान लीजिए दिस इज योर ये आपका 2 डिग्री आर एक्स है, लेकिन आपका बीटा कार्बन, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये आपका बीटा कार्बन 1 डिग्री है, बीटा कार्बन आपका 1 डिग्री है। और इस सिचुएशन पर ये आपका SN1 और SN2 दोनों ही दे सकता है। लेकिन अगर बीटा कार्बन 3 डिग्री या 4 डिग्री हो गया, इफ बीटा कार्बन इज 3 डिग्री और 4 डिग्री, then only SN1 not SN2, तब SN1 दे सकता है, SN2 नहीं दे सकता है। ठीक है बेटा, इसके बाद हम लोग शुरू करें SN1 और रिएक्शन मैकेनिज्म के कुछ और डिटेल्स और कुछ नए रिएक्शंस। ओके।